चालू तो कर दी, हो गया। हाँ, नमस्कार साथियों, 2020-2021 की जो वार्षिक परीक्षा है, हाई स्कूल परीक्षा है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उन्हीं परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए हमें इस वर्ष की जो वार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए एक रणनीति निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वर्ष की जो हाई स्कूल वार्षिक परीक्षा है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करते हैं। पिछले वर्ष तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया करते थे, जितना अधिभार प्रश्न पत्र में हुआ करता था वो 25 मार्क्स का हुआ करता था, अर्थात 25 नंबर का होता था। लेकिन इस बार 30 नंबर का के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। तो यह एक बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन यह है कि 5 अंक के जो प्रश्न, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया करते थे, वो इस बार पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, अर्थात केवल 3 और 4 नंबर के प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न भी प्रश्न पत्र में हमें दिखाई नहीं देंगे। केवल 3 प्रकार के प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। सबसे पहले 30 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। दूसरे विषय आधारित प्रश्न होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे, वो भी 10 संख्याओं की 10 होगी, अर्थात 30 नंबर के वो होंगे। और 4-4 अंक के जो प्रश्न हैं, जो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, वो 4-4 नंबर के अर्थात 40 नंबर के हो जाएंगे। 40 और 30 70 और 30 100 नंबर। तो 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र का इस प्रकार का संपूर्ण विभाजन होगा। इसमें 2 नंबर के और 5 नंबर के प्रश्न पूरी तरह से प्रश्न पत्र में से हटा दिए गए हैं। पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो हम उसका भी थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बात कर ले। उसके बाद आज हम हमारे कंटेंट पर आते हैं कि पूरे जो यूनिट्स हैं उसमें कई चीजें उन्होंने पूरी तरह से हटा दी हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन जो पूरी यूनिट्स हैं, जो हमारी यूनिट, उनको 3 मेजर भागों, 3 मेजर उनके पार्ट्स किए गए, 3 भागों में बांटा गया है। पहली जो यूनिट है उसमें 5 उपभाग रखे गए हैं। सबसे पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है बहुपद, तीसरा है 2 चलीय रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। अर्थात ये 5 उपभागों से मिलकर हमारी पहली यूनिट बनती है, जिसमें अंक का विभाजन किस प्रकार से होगा। 1 अंक के 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक के 4 प्रश्न, अर्थात 30, 9 और 16 और 35 नंबर का ये जो है फर्स्ट यूनिट होगी। दूसरी 31 नंबर की होगी, फिर 34 नंबर की। उसकी बात हम अगले लेसन में करेंगे, दूसरे वीडियो में उसकी बात करेंगे। अभी हम केवल इस पर फोकस कर रहे हैं कि पहले जो भाग होगा उपभाग है 35 नंबर का होगा, 35 मार्क्स का होगा और इस प्रकार से उसका अंक विभाजन होगा, जिसमें 5 उपभाग मिले हुए हैं। दोस्तों, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि 5 नंबर के प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए हमारी रणनीति कुछ इस प्रकार से होगी। हमारा प्रयास ये होगा कि बहुत बड़े बड़े अर्थात दीर्घ उत्तरीय विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है, समझ आधारित प्रश्न, जो बोध आधारित प्रश्न है, उनको हम थोड़ा सा हमारे इन वीडियो में विलोपित करेंगे, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत क्षीण है। केवल हम 3 नंबर और 4 नंबर तथा 1 नंबर अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही हम फोकस करेंगे, हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे। इन 5 उपभागों में सबसे पहला भाग तो है वास्तविक संख्याएं। और इन वास्तविक संख्याओं का जो ये चैप्टर है, जो ये प्रकरण है, इस प्रीवियस क्लास अर्थात 9th क्लास में हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। कुछ संख्याओं का परिमेय संख्या का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है वो हमने पढ़ा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, उनका किस प्रकार से उनको बाइफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से उनको विभाजित अलग अलग उनको विभाजित करते हैं, ये सारी चीजें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम 10th क्लास में जब हम आ रहे हैं तो वास्तविक संख्या हम क्या पढ़ने वाले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि मूलतः जो संख्याएं हैं उन्हें 2 मेजर भाग, 2 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। वो है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या की हम पहले बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम इस प्रकार से √4 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम ये लिखते हैं +-2। लेकिन जब स्थिति ऐसी बनती है कि रूट के अंदर हम ऋणात्मक चिन्ह हो, इस प्रकार से
तो यहां जाके प्रश्न ये उठता है कि ये एक नए प्रकार का जो भूत प्रकरण है कि इसमें क्या होगा। तो ये जो संख्याएं हैं इनका जो निरूपण होता है वो काल्पनिक संख्याओं के द्वारा होता है। काल्पनिक संख्याएं का जो आयोटा वगैरह जो हम हायर क्लासेस में इसकी स्टडी करेंगे, यहाँ हम इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर की बात है। अब चलिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? सबसे पहले प्राकृत संख्याएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहां से लेंगे? वे सभी संख्याएं जो गणना में काम आती हैं, अर्थात हमारी जो गोचर वस्तुएं जो हमें हमारे दिखाई देती है हमारी इंद्रियों से, हमारी जो चक्षुओं से, उन संख्याओं को जो वास्तविक संख्या उनको गिनने में जो काम आती है उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर। तो जाहिर है कि प्राकृत संख्या गिनने के लिए काम आती है तो कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 अप टू अनंत तक जाती है। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ। उसके बाद हम चलेंगे अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में हमने चूंकि हमने बात की है कि हम गणना में, तो गणना में जो वस्तु है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसको हम गिनते नहीं। लेकिन जब हम इसमें वो सभी वस्तुओं में शामिल कर ले जिनका अस्तित्व नहीं है, अर्थात शून्य को भी जब हम इसमें शामिल कर ले तो वो कहलाती है सेट ऑफ होल नंबर्स या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है, यदि हम उसको हम समझें तो प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 भी शामिल कर लें तो वो जो समुच्चय बनेगा वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहा जाएगा। या हम सीधे सीधे इसको हम लिखें सेट समुच्चय सिद्धांत से, तो 0 1 2 3 4 अप टू इस प्रकार से। इसके बाद आता है पूर्णांकों का समुच्चय, कैपिटल आई। पूर्णांकों के समुच्चय में पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, अर्थात धनात्मक पूर्णांक भी आएंगे और ऋणात्मक पूर्णांक भी आएंगे, और 0 भी एक पूर्णांक है। तो 0 से इधर +-3 +-2 +-1 0, इस प्रकार से ये जो संख्याएं होंगी या हम इसे ले लें 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3 अप टू यहाँ माइनस इंफिनिटी तक जाएंगे, इधर हम प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये सेट ऑफ इंटीजर अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय हो गया। तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और पूर्ण संख्याओं में केवल इतना अंतर है कि पूर्ण संख्याओं के जो समुच्चय है उसमें हम शून्य को भी शामिल कर लिया करते हैं। इसके बाद में हम करते हैं वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हमारी जो प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या है क्या, हम परिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसकी परिभाषा दी जा सकती है। तो मित्रों, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर एक शर्त है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अर्थात उसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो किसी भी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात P/Q where Q is not equal to 0, और दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन है जो हम बहुत इसको हमें स्मरण में रखना है, याद रखना है, क्योंकि इसी कंडीशन का उपयोग करके हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि ये वास्तव में अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो वो जो महत्वपूर्ण कंडीशन है वो ये है कि P और Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं होना चाहिए। P और Q का कोई भी सार्वभाजक न हो। दो कंडीशन है परिमेय संख्या के लिए, P/Q टाइप की संख्याएं हो, whereas Q is not equal to 0 हो, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर में शून्य नहीं आना चाहिए, और P और Q का कोई भी सार्वभाजक नहीं होना चाहिए, अर्थात उन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वभाजक, उनका जो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त, एक तो होता ही है, एक के अतिरिक्त हम दूसरा कोई भी सार्वभाजक उसमें नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ के जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो मोटे तौर पर यदि हम अपरिमेय संख्याओं को देखें तो वे सभी संख्याएं जो कर्णीगत होती है लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात इस प्रकार की संख्याएं,
प्रकार की संख्याएं। लेकिन यहां पर बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि करणीगत जो संख्या है, करणी के अंदर जो संख्याएं हैं वो कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की संख्या मिले तो वे सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या करनी वाली संख्या होगी। लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिख देते हैं मित्रों तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यद्यपि यह करणीगत संख्या है। लेकिन चूंकि करणी के अंदर वाली संख्या, करणीगत जो संख्या 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या नहीं मानेंगे। अपरिमेय संख्या √5, √3 एक्सेट्रा इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। दूसरी बात, जब हम इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दार्शनिक निरूपण करते हैं, उस आधार पर भी हम परिमेय और अपरिमेय को बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग किया करते हैं। उसमें क्या होता है कि परिमेय संख्याएं जब हम, चूंकि हमने पहले ही बता दिया कि P/Q टाइप की संख्याएं हैं, दैट इसका सीधा सीधा मतलब ये कि P में Q से भाग दे सकते हैं। जब हम P में Q से भाग देंगे, अंश को हर से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसका जो दशमलव निरूपण है, यदि वो शांत दशमलव रूप आता है या अशांत आवर्ती रूप मिलता है, अशांत अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यदि मिलता है या टर्मिनेटिंग मिलता है, इन दोनों स्थिति में वो संख्याएं कैसी होगी? परिमेय संख्याएं। तो जाहिर है अब अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, अर्थात जो अशांत भी होगी और अनावर्ती भी होगी। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होगी, अशांत, अनावर्ती, ये जो संख्याएं होगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो मित्रों हमने देखा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दार्शनिक निरूपण यदि होगा तो उसमें किस प्रकार की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे, किस प्रकार की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। अब देखिए, अब हम हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वहां पर आते हैं कि इस वर्ष जो परीक्षा में प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे और उनमें किस किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, और किन प्रश्नों पर हम यदि ज्यादा फोकस करें, ज्यादा ध्यान दें तो हमें परीक्षा में अधिकतम लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले जो संख्या जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन वर्ग, और एलसीएम, लघुत्तम समापन वर्ग, और महत्तम समापन वर्ग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार के सवाल आएंगे। और इसमें इस बार चूंकि यूक्लिड की लेमा जो है उसको विलोपित किया गया है, प्रश्न पत्र में पूछे जाने से इसको इस वर्ष के लिए हटाया गया है। तो हम यूक्लिड विभाजन की प्रक्रिया से जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं उसको हम थोड़ी सी देर के लिए हम उसको हमारे इस वीडियो में शामिल नहीं करेंगे। हम केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना और एलसीएम ज्ञात करना। दूसरा, एचसीएफ और एलसीएम का आपस में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर एचसीएफ और एलसीएम होता है, ये फॉर्मूला हम बहुधा याद भी क्या करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों की आने की संभावना इस वर्ष अधिक दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबल है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये 3 नंबर में या 4 नंबर में पूछा जा सकता है, जैसे भी प्रश्न की प्रकृति हो वैसे ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि हमें यूक्लिड विभाजन पर हम ध्यान नहीं देना है, केवल हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3, वैसे 1 भी होता है लेकिन ये अंडरस्टूड है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। 72 के क्या होंगे,
2 2 2 एंड 3 इंटू 3। 120 के फैक्टर भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से फैक्टर हम रफ कार्य में कर सकते हैं। 2 2 2 3 इंटू 5। अब थोड़ा सा हम इसको घातांकी रूप में लिख लेंगे। 2 इंटू 3, यहां देखिए 2 2 2 अर्थात 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यहां देखिए 2 2 2 दैट मीन्स 2 इंटू 3 3 एंड 5। ये अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं, उनको हमने घातांकीय निरूपण भी कर लिया है। अब हम चाहते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो साथियों एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, सबसे पहले हम उसको बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि हाईएस्ट महत्तम और कॉमन अर्थात जो उनका सर्वनिष्ठ है और फैक्टर अर्थात गुणनखंड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हमें केवल उन फैक्टर्स को लेना है जो कॉमन है, और दूसरी बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उनमें जो सबसे छोटी घात जो उनकी है वो हम ले लिया करते हैं एचसीएफ के लिए। तो देखिए यहां पर 2 2 2 अर्थात यहाँ 2 जो फैक्टर है ये तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है और यहाँ पर इसकी पावर 3 है। तो हम जो सबसे छोटी घात है 2 की पावर 1 हम इसमें ले लेते हैं उसकी बाय डेफिनेशन। अब देखिए 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम 3 की पावर 1 को ले लेते हैं। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो 2 3 6 अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हमें प्राप्त हुआ 2 में 3 का गुणा किया 6। ये महत्तम सम अपवर्तक हमें मिला। अब हम चलते हैं एलसीएम में, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। लघुत्तम समापवर्त में हमें क्या करना है कि इसके जो फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स को लेंगे, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम पावर है, जो बड़ी पावर है, जो बड़ी घातें हैं उनको हम ले लिया करते हैं। तो मैं यही इसको एलसीएम को लिख देता हूं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कॉमन वाला कोई प्रतिबंध नहीं है तो हम 2 ले लेते हैं, लेकिन 2 की जो मैक्सिमम पावर है, जो सबसे बड़ी घात है वो है 3, तो हम इसमें 3 ले लेते हैं। 3 की जो मैक्सिमम पावर है 1 2 एंड 1, तो 3 की मैक्सिमम पावर हम 2 ले लेते हैं। 5 यद्यपि ये कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी बाय डेफिनेशन लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा से हमें इसे भी लेना है। ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम हमें लघुत्तम समापन प्राप्त हुआ 307 और महत्तम समापन प्राप्त हुआ 6। इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। अब एलसीएम और एचसीएम की हम बात करते हैं तो एक प्रकार के प्रश्न इसमें और बनते हैं और वो है एचसीएम और एलसीएम में संबंध, रिलेशन बिटवीन एचसीएम एंड एलसीएम। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का यदि 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का हमें एचसीएफ दिया गया है 9 और हमें हमसे एलसीएम चाहा गया है, वो चाहते हैं कि एलसीएम आप याद करके बताइए। तो एचसीएम और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या सूत्र होता है, क्या संबंध होता है, वो हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल ये इसका बेसिक फार्मूला है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर यदि हम एक संख्या को दूसरी संख्या लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा इसलिए कि कई बार ये होता है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या भी दे दी और दूसरी संख्या जब मुझसे पूछते हैं तो हम गुणनफल में यहाँ आसानी से हम दूसरी संख्या को जो अननोन हमारी जो राशि है उसको हम x मान लेते हैं और बहुत आसानी से हम निकाल पाएंगे।
तो हम संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर इस फॉर्मूले में थोड़ा सा अमेंडमेंट हम कर लें और ये लिखते हैं कि एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये हमारे लिए ज्यादा लाभदायक, ज्यादा फायदेमंद होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी तरीके से वो इस सवाल को कर पाएंगे। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ हमें दिया गया है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। जब हमें फाइंड करना है हम उसको x मान लिया करते हैं, एक संख्या को दूसरी संख्या, दोनों संख्या, एक संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है। तो x बराबर हमें मिलेगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। हम इसको सरलीकृत कर देते हैं और 306 और 63 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 22,338 प्राप्त होता है। ये हम एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम में मित्रों केवल ये दो टाइप के सवाल आने की संभावना अधिक है, या तो फॉर्मूला बेस्ड होंगे या फिर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है और यही चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम की बात हो गई। अब इसी चैप्टर में जो अगले प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है वो आ सकता है, वो है, ये पूछा जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लंबी विभाजन प्रक्रिया को छोड़ते हुए, अर्थात लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें नहीं करना है और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के क्राइटेरिया से हमें यह बताना है कि ये जो भिन्न है ये शांत है या अशांत है। तो साथियों, जो भी हमें भिन्न दी गई है, यदि वो इस प्रकार की है तो वो शांत होगी और यदि इस प्रकार की नहीं है तो वो अशांत दशमलव भिन्न होगी। हमें विभाजन नहीं करना है बिना विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबी विभाजन। एक तो प्रोसेस बहुत ईजी है कि हम उसमें डिवाइड करें। यदि नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव भिन्न हमें प्राप्त होती है, भाग में जाता ही जा रहा है, अशांत हमें अनांत दशमलव भिन्न प्राप्त होती है तो हम उसे अशांत कहेंगे, और यदि भाग टर्मिनेट हो जाता है, शांत हो जाता है तो हम उसे शांत कहेंगे। लेकिन उस विभाजन प्रक्रिया को यहाँ पर हमें विलोपित करना है। हमें केवल 2 to the power n 5 to the power n, अर्थात अब इसको हम हमारी सीधी भाषा में ये कहें कि हल के हम गुणनखंड कर लें, जो भी भिन्न हमें दी गई है उसके हम गुणनखंड कर लें। यदि उस गुणनखंड में 2 और 5 हमें ऐसे फैक्टर मिलते हैं, केवल 2 मिले तो भी चलेगा, केवल 5 मिले तो भी चलेगा, और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी फैक्टर अर्थात 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, या इस प्रकार की कोई संख्या दूसरी आ जाती 37 आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे, अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे। और यदि 2 और 5 ही फैक्टर में हो, केवल 2 हो या केवल 5 हो तो भी चलेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3/8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 into 2 into 2 दैट मींस 2 to the power 3 मिला। ये बिल्कुल इसी प्रकार से हो गया। 2 और 5 के फैक्टर हमें मिल गए। 5 यदि यहाँ पे एब्सेंट नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई में एक जो है उसका जो है आइडेंटिटी है, दशमलव गुणन है, तो हम उसको 5 to the power 0 लिख सकते हैं। अर्थात हमें 2 to the power 5 into 5 to the power n के टाइप की संख्या हमें मिली, गुणनखंड हुआ, तो हम इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार की संख्या आ गई, हमसे ये पूछा गया कि बताइए 5/26 जो है ये शांत होगी या अशांत, लेकिन लंबी विभाजन प्रक्रिया को विलोपित करना है। लंबी विभाजन प्रक्रिया के बजाय हमें केवल इस क्राइटेरिया से, इस कसौटी से ये बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। तो ऐसी स्थिति में हम 26 के पुनः गुणनखंड करेंगे और हम इसके फैक्टर देख रहे हैं कि 5/2 into 13 प्राप्त हो रहा है, और हम ये कहते हैं कि यदि 2 into 2 to the power n into 5 to the power n, अर्थात उसके हर के गुणनखंड में फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर में यदि 2 and 5 केवल 2 और 5 होते हैं तो हम उसे शांत दशमलव भिन्न कहेंगे, अदरवाइज हम उसे अशांत दशमलव कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए 2 × 13, यहाँ पर 13 हमें प्राप्त हो रहे हैं जो एक्सेप्ट 2 and 5 जो 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, इसलिए ये दशमलव भिन्न कैसी होगी, अशांत दशमलव भिन्न होगी। तो अभी तक जो प्रश्न पत्र का पैटर्न चला रहा है, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव मिलता ही है।
इस बार भी संभावना पूरी पूरी है कि इस प्रकार एक नंबर के क्वेश्चन में शांत और अशांत को आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। ये हुआ एचसीएफ एलसीएम पहला टाइप हुआ। दूसरा जो टाइप हुआ वो है शांत और अशांत दशमलव भिन्न बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमें पता लगाना है। इसके बाद हम चलते हैं अगले जो प्रश्न आते हैं इस यूनिट से, वो इस प्रकार के प्रश्न हैं। ज्ञात कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 to the power n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, या इसमें संशोधन किया जा सकता है, पूछा कि क्या 6 to the power n शून्य पर समाप्त होगी, या वो प्रश्न में ही हमें मेंशन कर दें कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी, हमें यह बताना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि जब हम 6 के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका जो फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो हमें 2 गुणित 3 प्राप्त होता है। जब हम इसकी पावर की बात करते हैं तो 2 into 3 की पावर क्या हो जाएगी n, कुछ भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन उसके जो फैक्टर होंगे वो ऑलवेज 2 और 3 ही रहेंगे। जब बात ये आती है कि शून्य पर समाप्त हो, तो साथियों हम जाते हैं आधारभूत प्रमेय से कि यदि जो संख्याएं शून्य पर समाप्त होती तो उनमें कंपल्सरी अनिवार्य रूप से उनके फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित होना चाहिए। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि 2 गुणित 3 के 6 के गुणनखंड में 5 अनुपस्थित है, या हमारी भाषा में हम ये कहें कि वे ही संख्याएं शून्य पर टर्मिनेट होगी, वे ही संख्याएं शून्य पर जाकर रुकेगी जो 5 से विभाज्य हो, डिविजिबल बाय 5, 5 से यदि विभाजित होती है तो हम ये कहेंगे कि वो संख्याएं उनके जो मल्टीपल हैं वो शून्य पर रुकेंगे। लेकिन यहां पर देखिए 2 into 3 केवल 2 into 3 है, इसकी पावर हम जो भी करें, किसी भी प्राकृत संख्या यदि हम उनकी पावर में ले लें, घात में ले लें, तो भी हमें कभी भी इसकी अभाज्य गुणनखंड में 5 प्राप्त नहीं होगा। अर्थात ये जो संख्या है इसकी पावर कुछ भी हो, प्राकृत संख्या यदि हम कुछ भी रेंडमली ले लें तो भी वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी। और जब ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो बाय क्राइटेरिया कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि 6 to the power n कभी भी अंतिम अंक उसका शून्य नहीं होगा। और यहां भी मैं शून्य पे समाप्त होने से मेरा आशय यह है कि अंतिम अंक शून्य न हो, अंतिम अंक शून्य न हो। शून्य पर समाप्त होने से तात्पर्य है कि उसका अंतिम अंक शून्य नहीं होना चाहिए। तो केवल इस क्राइटेरिया को हम ध्यान रखें कि शून्य पे केवल और केवल वे ही संख्याएं समाप्त होती है, अर्थात उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में लास्ट में शून्य हमें केवल उसी में मिलेगा जो 5 से विभाज्य होगी। क्योंकि 6 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणित 3 प्राप्त होता है, पावर हम कुछ भी करें लेकिन कभी भी वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। और जब 5 से विभाज्य नहीं होगी तो वो संख्याएं अनिवार्य रूप से उसका अंतिम अंक कभी भी हमें शून्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न, चूंकि ये छोटा प्रश्न है इसलिए ये भी प्रश्न हम संभावना ऐसी है कि 3 नंबर के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। इस इकाई का जो सबसे अधिक संभावित प्रश्न हम मानते हैं, गत वर्षों तक भी मानते आए हैं और इस वर्ष भी है, वो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 की जगह √3 भी हो सकता है, 3 + 2 √5 भी हो सकता है, 3 - √5 भी हो सकता है। प्रश्नों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से भी होगा, लेकिन उनको जो सिद्ध किए जाने की जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो बहुत कुछ सेम है। तो प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए
p √5 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 5 को हमको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। सबसे पहली बात, इसको सिद्ध करने की प्रोसेस क्या होगी, हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अर्थात विरोधाभास की विधि द्वारा सिद्ध करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका रिवर्स बिल्कुल अपोजिट लेके चलते हैं कि माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। क्वांटम ऑफ दिस, इसके विरोधाभास तथ्य हमने दिया कि कर्णी 5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। प्रारंभ में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन इसकी परिभाषा से हम कर्णी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, कर्णी 5 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p व q का कोई सार्वभाजक नहीं है। दो बातें हैं, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात p अपॉन q में q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q का कोई भी सार्वभाजक नहीं होगा। अगर ये हम इसे परिमेय संख्या मानते हैं तो इट कैन बी रिटन एज दिस। हम इसे अनिवार्य रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू p अपॉन q। हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रूपांतरण करते हैं, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। 5 क्या गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, q स्क्वायर भाग कर रहा है, इधर आके गुणा करेगा, जैसा कि हम हस्तांतरण जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो हमारे बेसिक रूल है। और इससे क्या प्रतीत होता है, इससे क्या आशय निकलता है कि p स्क्वायर को 5 से हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, q स्क्वायर एज ए क्वेश्चन। अर्थात p स्क्वायर को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में q स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और आधारभूत गुणनखंड प्रमेय जो है वो ये कहता है कि यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। और जब p 5 से विभाज्य होगा तो इट कैन बी